जी। ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते। भगवत्यै शारदायै नमः। पराम्बायै नमः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ के माध्यम से आज 14 तारीख जुलाई के 14 तारीख से लेकर के लगातार चल रहे 7 दिवसीय कार्यशाला के छठे दिन द्वितीय सत्र में आप सभी का वंदन और अभिनंदन करते हैं। कल हम लोग जिस विद्वान वक्ता को दोनों ही सत्रों में सुने थे, जिनका मार्गदर्शन हम सब ने प्राप्त किया था, बहुत ही सुंदर ढंग से हम सबको कंप्यूटर और इंटरनेट क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी दी। नई शिक्षा नीति में उसी ही क्रम में उसी इंटरनेट पे, जिस इंटरनेट के बारे में कल हम लोग पढ़ रहे थे, उसी पर ई टेक्स्ट, ई जर्नल, ई बुक इत्यादि कैसे हम ये क्या हैं, इन्हें कहाँ से प्राप्त करेंगे, क्या इनकी विधियां हैं इत्यादि बिंदुओं पर हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय अग्रजवर्य डॉक्टर जगदानंद झा महोदय। आप जैसा कि सभी जानते हैं, प्रतिदिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न पटलों के माध्यम से हम सबको डिजिटली आह्वान किया करते हैं कि आप आइए, सब मिल करके डिजिटल साक्षर बने और संस्कृत को आगे ले चलें। तो ऐसे प्रेरक, उत्साही, जिज्ञासु और विद्वान अग्रज डॉक्टर जगदानंद झा जी को इस सत्र को उद्बोधन करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय झा जी। धन्यवाद संचालक महोदय डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल जी और इस पटल पर उपस्थित सभी शिक्षक, छात्र, जिज्ञासुजन। जैसा कि डॉक्टर शुक्ल जी ने बताया कि आज का जो विषय है वह विषय है ई टेक्स्ट, ई बुक, ई जर्नल, मैगजीन और उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी। तो आज के इस सत्र में हम लोग इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। अधिक समय न गंवाते हुए मैं प्रस्तुत विषय पर प्रस्तुत होता हूँ। आप लोगों में से कोई लोग ऐसे होंगे जो मैगजीन पढ़ते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो लेख लिखते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पुस्तक भी लिखते होंगे। लेकिन जो प्रिंट का साधन पहले था उसके जगह पर अब डिजिटल रूप ले लिया है, क्योंकि यह जो सूचना है, सूचना का प्रसार है, यह समय रहते बदलाव को लाता है। जैसे किसी समय भारत में पांडुलिपियों के बारे में आप सुनते होंगे। भारत में तारपत्र पर, भोजपत्र पर इस पर लिखा जाता था और उसके बाद भारत में लिथो प्रिंटिंग का युग आया। पत्थर को एक अक्षर की आकृति दे करके और उससे छापे जाने लगा और उसके समानांतर ही लिपिकार हुआ करते थे जो किसी भी पुस्तक की प्रतिलिपि करते थे। वह एक व्यवसाय था लिपिकारों का। और जब आप पांडुलिपियों को पढ़ते हैं तो वो लिपिकार लिखते हैं कि जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, उसमें मेरा दोष नहीं है। अर्थात वो उस जैसा अक्षर उसने देखा वैसा ही लिख दिया। उसको कहते हैं मक्षिका स्थाने मक्षिका। यदि किसी पुस्तक में मक्खी मर गई हो या किसी प्रकार का धब्बा आ गया हो तो लिपिकार वैसा ही धब्बा वहां बना देता था। उसके बाद युग आया प्रिंटिंग प्रेस का और प्रिंटिंग प्रेस से हम लोग किताबें छापने लगे। यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस में भी क्या हुआ, पहले अक्षर संयोजन किया जाता था। अर्थात लोहे के एक खांचा होता था छोटा छोटा बना हुआ अक्षरनुमा, उसको संयोजित किया जाता था एक क्रमबद्ध तरीके से। जैसे जैसे एक एक अक्षर को आप हाथ से, पेंसिल से लिखते हैं तो एक अक्षर के बाद दूसरा लिखते हैं, वैसे ही
उस अक्षर का संयोजन होता था और फिर प्रूफ रीडिंग में जाता था। प्रूफ रीडर जहां उसको शुद्ध कर देता था, फिर वो वापस आ जाता था उसके पास जो अक्षर संयोजन करता था और उस अक्षर को निकाल के उसके जगह पर दूसरा अक्षर लगा देता था। तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस था और 80 के दशक तक ये काम होता रहा। उसके बाद आ गया ये कंप्यूटर। जब कंप्यूटर आया तो यहाँ पर हम टाइप करने लगे और इस टाइप का बटर पेपर बना करके उसका एक फिर से प्रिंटिंग में उपयोग होने लगा। तो वहां तक तो प्रिंटिंग का आया है। जो लोग 50-60 वर्ष के होंगे वो 2 प्रकार के प्रिंटिंग से परिचित होंगे, बल्कि 3 प्रकार से। एक लोहे से जो पहले छपता था वो, दूसरे वो जो कंप्यूटर से छपा, और तीसरा जो आज का विषय है। शेष लोग 2 विधियों को जानते हो। अब चूंकि डिजिटल युग आ गया है, होता क्या है, ज्ञान में हम पीछे छूट जाते हैं। जब तक हम किताब यहाँ छापते हैं और छाप करके बांटते हैं, तब तक डिजिटल जो है चारों दुनिया घूम करके आ जाती है। कहते हैं ना, झूठ के पांव बहुत ज्यादा होते हैं। जब तक सत्य अपना सिर उठाता है तब तक झूठ दुनिया भर घूम करके और लौट आता है। तो वही स्थिति डिजिटल दुनिया का है, डिजिटल ज्ञान का है। जब तक हम किताब छापने की सोचते हैं, प्रूफ रीडिंग और ये सब में उलझे होते हैं, तब तक में ये डिजिटल युग बस एक क्लिक दूरी पर है। यहाँ लिखा और आपने पढ़ लिया। जैसे व्हाट्सएप पर हम सूचना भेजते हैं, यहाँ सूचना भेजी जाती है और दूसरी ओर आप सूचना को पढ़ लेते हैं। क्या ये डिजिटल नहीं होता, व्हाट्सएप नहीं होता, फेसबुक नहीं होता, या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज है, दूरदर्शन या और समाचार चैनल्स हैं, ये यदि नहीं होते तो आप वो लिखा हुआ देख पाते? नहीं देख पाते। इतने तेजी से ज्ञान का, सूचना का, ज्ञान को सूचना कहते हैं हम लोग, सूचना का प्रसार नहीं होता। तो अब युग आ गया है कि हम किताब से और आगे बढ़ें और डिजिटल दुनिया में प्रवेश करें, ताकि किताब की अपनी एक सीमा होती। अभी एक सज्जन गत सत्र में मुझसे पूछ रहे थे कि कोर्स में आधुनिक संस्कृत साहित्य लगा हुआ है और आधुनिक लेखकों की पुस्तकें नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि किताबें तो छपी है तभी कोर्स में है, लेकिन उसकी 500 प्रतियां छपी होगी, 1000 प्रतियां छपी होगी। अब उसका वितरण नहीं कर पाया प्रकाशक। लेखक का जो अपना काम था उसने किया और कुछ प्रतियां छपवा ली, कुछ मित्रों को दिया, कुछ लाइब्रेरी को दिया, कुछ विशिष्ट विद्वानों के पास भेज दिया, और कुछ उनके घरों में रखी होंगी किताबें। वो किताबें सबके पहुंच में नहीं है। यदि वही किताबें हम किसी वेबसाइट पर रखे होते, किसी ऐसे जगह रख दिए होते जहां से आसानी से कोई भी डाउनलोड कर ले, तो सबको मिल जाता। यही है डिजिटल और प्रिंट में अंतर। एक मोटा सा लेआउट आपके समझ में आ गया होगा। अब इसमें ई टेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है। हमको ई टेक्स्ट और ई बुक में अंतर समझना पड़ेगा। कई लोग पीडीएफ को भी ई फॉर्मेट मानते हैं, टेक्स्ट मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन अपना शेयर करूंगा। देखता हूं कुछ स्क्रीन ज्यादा खुला हुआ है, इसको बंद कर लेता हूं, उसके बाद आपके सामने आता हूं। तो मैं प्रस्तुत विषय को प्रस्तुत ही करते रहूंगा। ये जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का मतलब होता है अक्षर। टेक्स्ट का अर्थ क्या होता है? अक्षर। यदि वह अक्षर जिसको आप संशोधित कर सकते हैं वो तो ई टेक्स्ट में आएगा, और जिसको आप संशोधित नहीं कर सकते हैं उसको हम ई टेक्स्ट की परिभाषा से बाहर रखते हैं। वह डिजिटल नहीं है, वह डिजिटल सामग्री नहीं है।
तो डिजिटल सामग्री कौन है? डिजिटल सामग्री वह सामग्री है जिसमें हम संशोधन कर सकते हैं, जिसके फॉन्ट को हम बदल सकते हैं, आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, डिजाइन परिवर्तित कर सकते हैं, कुछ नया शब्द जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उसको हम ई टेक्स्ट कहते हैं। और पीडीएफ को आप ऐसा कर पाएंगे क्या? नहीं सर। नहीं कर। तो वो क्या ई टेक्स्ट है? नहीं है। वो ई टेक्स्ट नहीं है। तो इससे निष्कर्ष में ये निकला कि ई टेक्स्ट उसको कहते हैं जो कंप्यूटर द्वारा टंकित किया हुआ हो और किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा हम उसको देख सकते हैं और उसमें संशोधन भी कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ई टेक्स्ट। ये तो इतना तो स्पष्ट हो गया? यस सर। इतना स्पष्ट हो गया। मैं जब कक्षा लेता हूं तो बातचीत करते हुए चलता हूं, ताकि मुझे पता चले जो मैं बता रहा हूं वो सही बता रहा हूं या नहीं, आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। और यदि नहीं समझे तो मैं फिर दूसरे शब्दों में लेकर के उसको समझाऊंगा। तो अब मैं पीपीटी यहां शेयर कर देता हूं। देखिए ऊपर में लिखा है संगणक एवं ई अध्ययन कार्यशाला, लिखा है जी। देखिए स्क्रीन। क्या आप, यह पीडीएफ में है, क्या इसको आप संशोधित कर पाएंगे? नहीं। नहीं कर पाएंगे ना? नहीं। और यदि यही इसमें होता? ई टेक्स्ट में तो उसको संशोधित किया जा सकता था। जैसे मैं एक दूसरा खोल लेता हूं जहां आप संशोधन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारी पुस्तकें ऐसी होती है जो ई टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है। कई लोग संस्कृत पुस्तकालय से पुस्तक डाउनलोड कर लिया, कहते हैं ई फॉर्मेट में है, ई फॉर्मेट में है, लेकिन ई टेक्स्ट में नहीं। तो आज का जो विषय है वो ई टेक्स्ट, ई बुक, ई रिसर्च जर्नल, मैगजीन और डिजिटल लाइब्रेरी, इतना विषय है। ई टेक्स्ट के बारे में जो मैं कहा था कि वह इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट है। ई टेक्स्ट का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट। क्या नाम है ई टेक्स्ट का पूरा? इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट। हाँ, यह जो है एक डेटा का रूप होता है, ठीक, और डिजिटल रूप में होता है। इसमें फॉन्ट होते हैं, टेक्स्ट के साइज और कलर सब कुछ मिले होते हैं और इसको आप परिवर्तित कर सकते हैं। यदि आप किसी को पीडीएफ में कर देते हैं उसको ई टेक्स्ट नहीं कहेंगे। इसको हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू देख लेते हैं। जैसे वर्ड फाइल में जो ई टेक्स्ट होते हैं उसको वर्ड से देख लेते हैं, या अलग अलग सॉफ्टवेयर पर होता है, जिस सॉफ्टवेयर में आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं वहां देख सकते हैं। ये हो गया ई टेक्स्ट। अब आगे कुछ जाल स्थान है ई टेक्स्ट के जहां पर संस्कृत की किताबें मिल जाती है। आपके विश्वविद्यालयों को निर्देश है कि अपने वेबसाइट पर ई संसाधन या ई सामग्री नाम से एक मीनू बटन बनाएं और उस मीनू बटन में क्या करें, आप जाकर के पाठ्य सामग्री दें, ई पाठ्य सामग्री वहां पर रखें ताकि बच्चे आसानी से एक्सेस कर सके। ये एक लिंक है महर्षि पाणिनि एवं वैदिक विश्वविद्यालय का, उसका मैं लिंक खोलता हूं। इस लिंक पर हम जाते हैं और ये खुल रहा है। कैसे आप अपने विश्वविद्यालय के साइट पर जाएंगे और अपने विषय संबंधित सामग्री को खोजेंगे, वो यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने देखा है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, संस्कृत विश्वविद्यालय हो या काशी विद्यापीठ हो, पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो, जो भी विश्वविद्यालय है वो सभी ई अध्ययन सामग्री का एक मीनू बटन अपने साइट पर जनरेट किए हैं और वहां हर फैकल्टी मेंबर का क्या होता है, सामग्री वो बनाए रखते हैं। देखिए यहाँ ई अध्ययन वीडियो भी है, ई अध्ययन ऑडियो भी है, ऑडियो बुक भी होता है।
और ये टेक्स्ट है। क्योंकि मुझे टेक्स्ट आपको दिखाना है इसीलिए मैंने ये दिखाया। पीडीएफ को मैं ई टेक्स्ट नहीं मानता। और इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो खुल करके ई टेक्स्ट आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं और आपको फिर से दूसरे तीसरे साइट तक ले चलते हैं। आपको विश्वविद्यालय का एक नमूना दिखा दिया हूँ। दूसरा ये कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का साइट है। कुछ ऑर्गेनाइज्ड, कुछ संस्थाएं जो शैक्षिक संस्थाएं हैं जिसके अंतर्गत आप अध्ययन कर रहे हैं, वो सामग्री निर्मित की है। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे आपके जैसे लोग मिलकर के कुछ डेवलप किया है। तो ऐसे लोगों द्वारा कुछ बनाई हुई सामग्रियां हैं। अब इसमें जब हम आते हैं तो बाईं ओर मैं इस स्क्रीन को जरा बड़ा कर देता हूं ताकि जो मोबाइल चला रहे होंगे उनको सुविधा हो जाए। आप अपने मोबाइल को रोटेट मोड में डाल लें और थोड़ा फैला लें स्क्रीन को, तो जो छोटा अक्षर है वो आपको दिखने लगेगा। दिख गया ई टेक्स्ट वाला आपको? यहाँ कर्सर में घुमा रहा हूँ या इसको मैं कलर कर दूं? नहीं सर, दिख गया। दिख गया ना? ये लीजिए, ये है ई टेक्स्ट। जी सर। लिखा है यहाँ ई टेक्स्ट। जी सर। दिख गया? सर। अब इस पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। आपको ये बता रहा हूँ जो अपने विश्वविद्यालय की साइट पर कैसे जाएंगे और कैसे सामग्री आपको मिलेगी। ये देखिए, ये सामग्री हमें अब मिल जाएगी। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही ये नीचे आ जाता है, ई टेक्स्ट पर हम आ जाते हैं। कहाँ तक? ये प्रत्यय कोश करके एक है। टाइटल में क्या दिया है? प्रत्यय कोश। आप प्रत्यय के बारे में जानते होंगे ना? व्याकरण में प्रत्यय होते हैं। जी जी। सुबंत तिङंत प्रत्यय होते हैं, कृदंत होते हैं, तद्धित के प्रत्यय होते हैं। तो ये प्रत्यय जो होते हैं, सुरेश्वर झा जी ने इसको किया है, बुक टाइप में है। सर माइक म्यूट करा दीजिए जिससे आवाज आ जाए, क्लियर नहीं आ रही है। जी माइक म्यूट कर दें संयोजक महोदय जी। इसके बाद मैं व्यू में जाता हूँ। अब यहाँ क्या देखते हैं कि जैसे आप वर्ड फाइल देखते हैं, सेम यहाँ पर आपको खुल करके आ जाएगा। दिवाकर सर आपको बता रहे थे कि कैसे हम फाइल ठीक, धन्यवाद। अब यहाँ प्रत्यय कोश है, ये देखिए, इसको हम कॉपी कर लेंगे। हो रहा है ना? यहाँ आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ये वर्ड फाइल जैसा है, ये टेक्स्ट में है सारा। ये सारे प्रत्यय लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ ये प्रत्यय आया है अकार आदि क्रम से यहाँ पर दिया हुआ है। सभी दिया है। कोई बताएंगे? अखिलेश जी, अखिलेश जी, अरविंद मिश्रा जी, लक्ष्मीकांत जी। सब लोग म्यूट हैं इसीलिए नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, एक को छोड़ दीजिए, एक अनम्यूट बोले। दिख गया या बड़ा कर दूं साइज? श्रीकांत जी को कर रहा हूं मैं, अनम्यूट कर लें। हाँ, और कोई? अखिलेश को भी कर दे रहा हूँ, आप भी हो जाइए। हाँ बोले सर। जी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। दिख रहा है प्रत्यय। जी जी, क्रम और से। इसको हम आसानी से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके आप यूज कर सकते हैं इसको। ये टेक्स्ट का उदाहरण है। हो गया? जी। पीडीएफ में और टेक्स्ट में अंतर करना सिखा रहा हूं और दिखा रहा हूं। होना ये चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट के जगह पर टेक्स्ट फॉर्मेट में सामग्री देनी चाहिए, ताकि छात्र उसको कॉपी कर ले
और उसमें से फिर जो इच्छित सामग्री हो उसको उसमें बदलाव करके अपने ढंग से लिख सके, तो बहुत ज्यादा उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। विकिपीडिया, संस्कृत का विकिपीडिया क्या ऋषिकांत जी आपने देखा है? जी जी देखा है मैंने, इस पर खोल के मैं गया देखा हूँ। है संस्कृत विकिपीडिया? जी जी जी, संस्कृत विकिपीडिया देखा है मैंने। देख लिया है। जी क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे विषयों से संबंधित ई टेक्स्ट उपलब्ध है? जी जी उसको कहाँ हम खोजेंगे? विकी स्रोत में जाते हैं। विकी स्रोत में जब हम जाते हैं तो हम यहाँ देखते हैं मुख्य ग्रंथ के बारे में बता रहे हैं और अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया है। जैसे साहित्य का यदि कोई व्यक्ति है, साहित्य पढ़ रहा है, तो अपने साहित्य विषय में चला जाए। जी और यहाँ भी उपवर्ग देखने को मिलता है। क्या मिला? अलंकार के ग्रंथ मिल गए, चंपू साहित्य, पद्य साहित्य, लेख, स्तोत्र साहित्य, गद्य साहित्य, सब मिल गया ना। जी अब एक हम छोटा नाटक के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। हालांकि इसमें 23 पृष्ठ ही है, ज्यादा काम 23 नाटक यहाँ पर हैं। अब आपके कोर्स में कौन पुस्तक लगी है कोई बता दें, कोई यदि छात्र हो। ऋषिकांत जी आपके विद्यालय में कौन है, नाटक कोई है या नहीं है? नहीं नहीं जी जी है, अभिज्ञान शाकुंतलम। मैं हिंदी का हूँ लेकिन मैं पढ़ा हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक जी है, तो मैं अभिज्ञान शाकुंतलम ही खोल देता हूँ। अब किस अंक का देखना है? चलिए पहला अंक ही देख लेते हैं। पहले अंक में जाते हैं। अब ई टेक्स्ट आपके सामने है। अब जी आप ई टेक्स्ट आराम से पढ़िए भी, यूज कीजिए, जो इच्छा हो यहाँ से आप कर लीजिए, कॉपी पेस्ट जो करना है कर लीजिए। या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्ता। हो गया? कॉपी कर लिया यहाँ से? जी 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 कर लिया ना? तो ये जी क्या है? ई टेक्स्ट है। हो गया? जी अब चूंकि 1 मिनट के लिए माइक सबको खोल देंगे चंद्रकांत जी। प्रशिक्षण में जब तक फीडबैक नहीं मिल पाता है तब तक दिक्कत होती है, क्योंकि जिनको पढ़ा रहे हैं उनको अभिव्यक्ति की आजादी छीन लेना ठीक नहीं। समझ में ही नहीं आता है कि हम किनको पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। कहीं कमी रह गई तो उसको दुरुस्त करने का मौका नहीं मिल पाता है। तो माइक खोल दें और लोगों से अनुरोध कर लें कि वो अपना। जी, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं, कोई क्या ऐसे हैं जो यहाँ पर विकी सोर्स से परिचित नहीं थे? कोई ऐसे भी हैं यहाँ? कोई ऐसे व्यक्ति हों जो विकी सोर्स से परिचित नहीं? कक्षा से कहीं चले गए क्या सब लोग, या बंद कर दिए? चंद्रकांत जी जी अभी 1-2 लोगों को अनम्यूट किया है हमने, ये लोग। नहीं नहीं जी, विकी सोर्स से कौन कौन लोग हम परिचित थे व्यक्तिगत ऋषिकांत उपाध्याय। इसीलिए आप ज्यादा जवाब दे रहे हैं, उनको जवाब देने दीजिए। इसीलिए चंद्रकांत जी को कह रहा हूँ सबको ऑन कर दीजिए, सब बोले। ठीक है, सबको कर दे रहा हूँ। हाँ कर सकते। हाँ, कोई ऐसे व्यक्ति जो इससे परिचित ना हो? जी सर, नहीं हम शिवानी राणा नहीं है ठीक, नाम बताइए। शिवानी परिचित हैं। ठीक है, मिल गई बात। जी अब म्यूट कर दीजिए सब। जी जी प्रणाम। एक जिज्ञासा है। जी बोलिए। एक जिज्ञासा ये है, इससे परिचित तो नहीं थे, लेकिन क्या इसमें कॉपी करने का ऑप्शन? म्यूट कर, अंतिम में, सेशन के अंतिम में आप बातचीत कीजिएगा। तो इससे सारांश ये निकला कि इसमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो इस विकी सोर्स से परिचित नहीं।
और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पुराण में जाइए, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, सारे पुराण के ई टेक्स्ट आपको मिलेंगे। हर अध्याय के खोल लीजिए और सारे श्लोक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, पढ़ते हुए चले जाइए। तो इस प्रकार से आपने जाना कि विकिसोर्स पर लगभग 500 किताबें ऐसी, 250 किताबें अभी ऐसी है कि जिसको ई टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। सर विकी स्रोत में जाने के लिए क्या करना? wikisource.org मैं दे दूंगा, पीपीटी दे दूंगा, पीपीटी से ही पढ़ा रहा हूँ, सबके लिंक हैं, तो उसके सहारे आप चले जाइएगा। बहुत विशाल समुद्र है। आज मैं कुछ नमूने के रूप में यहाँ रख रहा हूँ आपके सामने, बहुत ज्यादा कह नहीं सकता। आगे चलते हैं संस्कृत डॉक्यूमेंट। ये तो विशाल समुद्र है संस्कृत डॉक्यूमेंट। जब हम ई बुक पढ़ाएंगे तब भी इस साइट को हम ओपन करें। शायद रोहित इससे परिचित हो, संस्कृत डॉक्यूमेंट से परिचित हैं रोहित आप? रोहित बोलिए। शायद कहीं माइक फोन रख करके चले गए होंगे, कक्षा से अनुपस्थित बहुत लोग हो जाते हैं। जी आलोक जी, आलोक जी आप परिचित हैं संस्कृत डॉक्यूमेंट से? नहीं सर, वो परिचित नहीं सर। डॉक्टर राणा भी परिचित नहीं है, ठीक है। तो मैं संस्कृत डॉक्यूमेंट से परिचय करा दूं, पता तो चले। जो यदि सब जानते ही होंगे तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर आगे बढ़ लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ अलग अलग वर्ग है, आप खोल के देखिएगा। स्तोत्र का अलग है, हाँ विविध है, देवताओं से संबंधित सब है, यहाँ ग्रंथों से संबंधित है, यहाँ भी बहुत सारे ग्रंथों का है, वेदांत का है, इतिहास का है, शास्त्रों का है, भाषा साहित्य है, सब कुछ यहाँ है। बहुत सारे साइट के लिंक यहाँ पर है। इसको एग्रीगेटर कहा जाता है। जब अनेक साइट को एक जगह जमा कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एग्रीगेटर। लक्ष्मीकांत जी माइक ऑफ कर लें, म्यूट हो जाए। लक्ष्मीकांत जी म्यूट हो जाए। तो ये एक एग्रीगेटर है जहां हमें बहुत सारे साइट का लिंकअप दिखने को मिलता है। अभी हम लोग ई टेक्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए जब हम चलेंगे तो कहां पर चलेंगे? लिंक में जाते हैं और यहाँ पर आकर के देखते हैं ई टेक्स्ट कहीं है या नहीं है। ठीक, टेक्स्ट पर ये आया। और जब हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर जाकर के बहुत सारे साइट्स आपको बताता है जहां आपको टेक्स्ट मिलेंगे। जितने लिंक लगे हुए हैं उसमें से कुछ लिंक तो काम करते हैं, क्योंकि इन्होंने इकट्ठा किया, उस समय वो साइट चल रहा था और बाद में वो साइट बंद हो गया होगा। तो इसके चलते कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं मिलता है, कई बार साइट चलते भी मिल जाते हैं। जैसे ये ऑनलाइन दर्शन.com का है और इस पर मैं आता हूँ। इसको यदि मैं खोलता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ कुछ सामग्री है या नहीं है। क्या आपको ये दिख रहा है ऑनलाइन दर्शन वाला? जी जी हाँ जी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ सर्च इंजन ऊपर में लगा हुआ है और अग्नि के ऊपर, और ये सारे देखने के लिए ये सब है। हाँ, लोकेशन के बारे में पूछ रहा है, बिहार में, गुजरात में, कहाँ कहाँ पर आपको देखना है, ये सारा करके यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे वहां पर हजारों साइट के लिंक दिए हुए हैं जहां आपको ई टेक्स्ट मिल सकता है। यह एक एग्रीगेटर है, संस्कृत डॉक्यूमेंट एक एग्रीगेटर है और इसमें आप जितना मेहनत करेंगे उतना पाएंगे। चलते हैं अब दूसरे लिंक पर। ये बहुत बड़ा है, इसको यदि देखना हो तो कम से कम 15 दिन इसमें घूमते रहिए, उतना टाइम ले लेता है।
इसका एक बहुत ही ये उपयोगी लिंक है, संस्कृत डॉक्यूमेंट का ही ये पार्ट है। और ई टेक्स्ट का जितना रिसोर्सेज है, चाहे व्यक्तिगत प्रयासों से किया गया हो या सामूहिक या संस्थागत प्रयास का हो, उसका लिंक यहाँ पर मिल जाता है। इसमें से आप देख रहे होंगे जहां जहां ये कलर चेंज दिख रहा है वो सभी लिंक हैं, और उस लिंक पर जाएंगे तो आपको ई टेक्स्ट मिल जाएगा। मैं दो इसमें से दिखाना चाहूंगा। एक तो संप्रति वार्ता, जब मैगजीन की बात करूंगा तब दिखा दूंगा उसको। एक बलराम शुक्ल जी हैं, दिल्ली वाले लोग उनको जानते होंगे। बलराम शुक्ल जी का एक ब्लॉग है, उसका भी लिंक यहाँ पर है, और मेरे ब्लॉग का भी यहाँ पर लिंक है। ये देखिए, अभी पीछे सेशन में कोई सज्जन कह रहे थे आधुनिक संस्कृत पुस्तकालय है, और उसका भी यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। कौशल जी इसको चलाते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का भी दिया हुआ है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान पर भी ई टेक्स्ट मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे साइट्स यहाँ दिए हुए हैं, जिसकी संख्या 500 से 1000 तक हो सकती है। उन सभी जगह ई टेक्स्ट है, आपको लिखना नहीं है, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। ये देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम संस्कृत संरक्षण एवं प्राच्य शोध संस्थान, तो इसके साइट पर भी आप जा सकते हैं, उनकी अपनी पत्रिका है, उसके भी यहाँ प्रश्न कीर्ति का भी लिंक दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप खोज सकते हैं। एक बहुत अच्छा व्याकरण सीखने वालों के लिए है पाणिनि व्याकरणम नवीना दृष्टि। ये लिंक मैं आपको खोल करके एक दिखा देता हूँ, इसको दिखाना जरूरी है। ये लिंक बदल गया है और ये यहाँ पर चला गया है, ये सूचना दे रहे हैं, यहाँ से ये हट गया। ये खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। और जल्दी से किसी को खोजना हो तो कंट्रोल F दबाते हैं, देखिए आ गया। और जैसे मैं अपना ब्लॉग खोजता हूँ संस्कृत भाषी, तो मुझे वहां लेकर के चला जाएगा। नहीं दिखाया, अर्थात इस पेज पर नहीं है। जहां जहां संस्कृत लिखा होगा वहां वहां ये चीज दिखेगा। तो ये हो गया। यहाँ से आप ई टेक्स्ट का अच्छा नमूना ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ तक दिखाया था। प्राची प्रज्ञा भी है यहाँ पर, संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानम भी है यहाँ पर। 50 लास्ट है, कितना वेट होता है? तो ये सभी के सभी लिंक हैं, आप लोग खोल करके देखिएगा तो आपको बहुत आनंद आए। तो कितना है? ये मैं ऊपर वाला खोला था, मुझे ये खोलना था। और इस ये मैं यहाँ करता हूँ। ये लिंक नहीं था, सॉरी। चलते हैं आगे। ये अब यहाँ आते हैं। ये संस्कृत हेरिटेज साइट का है। संस्कृत हेरिटेज साइट भी एक एग्रीगेटर है। आप लोगों में से कौन इससे परिचित है? संस्कृत हेरिटेज साइट से मानाराम जी, आप परिचित हैं? इससे परिचित है। यहाँ क्या क्या चीज है, सब कुछ दिया है। डिक्शनरी है, बहुत कुछ यहाँ पर भी है। थोड़ा जो लोग इंग्लिश जानते हो उनके लिए ये बहुत जरूरी है, थोड़ा पढ़ के समझने के लिए। जैन क्वांटम का भी कहीं न कहीं होगा। जैन लाइब्रेरी ने बहुत बड़ा योगदान किया है ई टेक्स्ट के क्षेत्र में। संस्कृत रीडर है, ये सारा यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आकर के आप दूसरे, तीसरे, चौथे लिंक तक जा सकते हैं इसके सहारे। तो मैं कुछ नमूना यहाँ दिखा दे रहा हूँ। अनंत शास्त्र है, अनंत समुद्र है। भारत से ज्यादा विदेशों में काम हुआ है इस क्षेत्र में। और आपकी जो संस्कृति है इसको बचाने और संरक्षित करने के लिए काफी काम
वहां पर हुआ है, वो लोग ज्यादा काम किए हैं डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में। एक बड़ा भाग जब हम लोगों ने मुहिम छेड़ा सोशल मीडिया को संस्कृतमय करने के लिए, और उसको जो चुटकुले और ये सब चीजें वहां चलती थी, अनाप शनाप चीजें, उसका मुख मोड़ करके, और हम लोगों ने क्या किया, उसको ले आया कि भैया इसका यूज पठन पाठन में करो। तो लोग उसका यूज करने लगे पठन पाठन में, और एक सकारात्मक परिणाम आया। आज की स्थिति ये है कि आप यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो किसी एक विषय को लेकर के समर्पित है। जैसे संस्कृतम भारतम पर जाना चाहें तो ये यहाँ से चले जाएं, आओ संस्कृत सीखें, राजकुमार गुप्ता जी ने बनाया, यहाँ आप जाइए, आप संस्कृत सीख लीजिए, आप सोशल मीडिया चलाइए, सीख लीजिए। ये लर्न संस्कृत है, प्रफुल्ल पुरोहित जी के हैं। संस्कृत भाषा प्रवेश सरणी है, संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानम का है। संस्कृत पत्रिका के लिए बहुत सारे मैगजीन ग्रुप्स भी यहाँ पर सक्रिय है जो संस्कृत में पत्रिकाएं निकालती है। संस्कृत विश्वविद्यालय संस्था, संस्कृत विभाग का भी समूह है, आप लोग भी शायद अपने विश्वविद्यालय का बनाए हो, तो वहाँ सूचना देते रहते हैं। और टेक्स्ट के रूप, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना हो, शास्त्रीय चर्चा करनी हो, और संस्कृत द्वारा मनोरंजन के लिए संस्कृत बाल गीत हो, यहाँ टेक्स्ट में सब लिखा हुआ मिलता है। जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए संस्कृत से रिलेटेड, तो सेंट्रल फॉर संस्कृत इंफॉर्मेशन है। अभी सज्जन जो पूछ रहे थे कवियों के बारे में, देखिए संस्कृत पद्य रचनम कवयो वयममी, ये एक ऐसा ग्रुप है, ये कवियों, संस्कृत कवियों का ग्रुप है। यहाँ जो रचनाकार हैं जुड़े हैं और अपनी अपनी रचनाएं यहाँ रखते रहते हैं। और कई बार तो इतना मजेदार सब होता है यहाँ पर कि एक समस्या पूर्ति दी जाती है या एक श्लोक कोई कवि लिखता है और उसके कमेंट में दूसरे कवि और उससे अच्छी कविता देते हैं, तीसरे और देते हैं। तो बहुत आनंददायक वो क्षण होता है जब हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो ऐसे ग्रुप से जुड़ना चाहिए। और इसमें एक और ग्रुप है वंदे वाणी विनायक, शैक्षिक ग्रुप में संस्कृत पुस्तक परिचय है, नई किताबें जो भी आ रही है उससे आपको यहाँ परिचय। ये चाणक्य नीति दर्पण है, बहुत सारे ये सभी ग्रुप्स हैं। बहुत सारे लोग अपना अपना पेज भी चलाते हैं, जैसे प्राची प्रज्ञा है, हर पत्रिकाओं का है, संस्कृत बाल संवाद है। तो ये मैंने ब्लॉग पर संकलित किया है और यहाँ पर आपको अच्छे टेक्स्ट मिलेंगे, पढ़ने लिखने से संबंधित सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। जैसे यूट्यूब चैनल की बात लीजिए, यूट्यूब चैनल के बारे में भी यहाँ पर आपको दिया। यूट्यूब चैनल है, इसमें हालांकि ये ई टेक्स्ट में नहीं आता है, वीडियो फॉर्मेट में है। स्पोकन संस्कृत सीरीज है, लर्न संस्कृत, इजी वे संस्कृत है, संस्कृत प्रधीश है, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, संस्कृत गंगा है, हायर सेकेंडरी के लिए है। ये बहुत सारा काम है। ब्लॉग है, ब्लॉग की सूची यहाँ पर दी हुई। ब्लॉग में तो टेक्स्ट ही होता है पूरा का पूरा। यदि मैं किसी एक को कर दूं, जैसे ये दक्षिण मुखी है, ये जगतगुरु रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय है जयपुर में, उसके आचार्य हैं, अभी मैं नाम 2 मिनट के लिए भूल रहा हूँ, उनका ये है ब्लॉग। तो संस्कृत जगत है, जालिका नाम शिष्टाचार, तो इस प्रकार से संस्कृत सेंट्रल है, बहुत सारे ये सभी ब्लॉग हैं जहां आपको अच्छी सामग्री मिलती है। भाषा शिक्षण के लिए स्पेशल सेंटर फॉर संस्कृत स्टडीज, ये विकिपीडिया का भी यहाँ दिया हुआ। गूगल ग्रुप भी होता है। क्या आप लोगों में से कोई लोग गूगल ग्रुप से जुड़े हैं जहां शास्त्र चर्चा होती हो, आपस में विमर्श होता हो, अच्छे टेक्स्ट मिलते हो? कोई है यहाँ पर जो गूगल ग्रुप से जुड़े हो? नहीं, कोई नहीं है। आपको एक छोटा सा नमूना यहाँ दिखा देता हूँ, भारतीय विद्वत परिषद करके है। आप देखेंगे ये यहाँ मेल के थ्रू जुड़ते हैं, सदस्यता लेते हैं। दरअसल मैंने अपना ईमेल यहाँ ओपन नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर आपको अभी नहीं दिखेगा। मैं 1 मिनट फाउंडर का ये करता हूँ, देखता हूँ।
मैं मेल से लॉगिन नहीं हूँ इस सिस्टम में, इसीलिए नहीं आ रहा है। तो ग्रुप पर जाइएगा तो आपको दिखेगा। और कभी कभी हम लोग भी इन चीजों से बहुत कुछ पढ़ते हैं और समझते हैं, अच्छी चर्चा होती है। तो ये तो हो गया आपका ये। अब आगे चलते हैं, समय बहुत कम बचा है, इसीलिए मैं आगे जल्दी जल्दी चल लेता हूँ, 15 मिनट और बचे। जहां तक बात है ई बुक, ई बुक के लिए आर्काइव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक ग्रुप में मैंने वीडियो शेयर किया था, शायद आप लोगों ने सुन लिया होगा। बेस्ट वेबसाइट फॉर संस्कृत बुक। कौन लोग इसको सुने थे? इस वीडियो को कोई सुने थे? हाथ उठा दें। स्क्रीन में बड़ा कर दे रहा हूं आप लोगों का। बेस्ट वेबसाइट फॉर संस्कृत बुक्स। कोई या अपना नाम चैट बॉक्स में लिख दें। जो इस वीडियो को जो लोग सुन चुके हों, मुझे लगता है उस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया गया है। यहाँ 15-20 मिनट में कितना बताया जा सकता है, इसीलिए। अच्छा, अनुज शुक्ला, हाँ जी अनुज जी, आपने शायद सुन लिया होगा। चलिए 10-20 आदमी भी यदि उस वीडियो को सुन लें तो, और उसको खोल लें, जो जो साइट वहां बताया गया है, तो बहुत कुछ बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो आर्काइव है यहाँ पर, उसमें मैंने पूरी विधि बताई है। उस विधि को आप फिर से देखिएगा, आज फिर शेयर करूंगा कि कैसे अपने से संबंधित सामग्री को खोजते हैं। ये sanskrit.nic.in है, ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का साइट है। अभी मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर भी बुक्स मिल जाते हैं, और यहाँ ABCD के क्रम से आप किसी भी बुक को खोज सकते हैं। जिस पर किया था तो ये अभी खुल करके आ जाएगा। खैर, इस शब्द से संबंधित नहीं था इस डाटाबेस में, इसीलिए नहीं आया। आर पर करता हूँ, ये ऊपर में आ रहा है, और इसको यदि मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको बुक PDF फॉर्मेट में मिलने लगता है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान होता क्या है, डाटा बहुत है, बहुत सारी पुस्तकें मिलेंगी, और जो भी लेखक ने लिखा है यदि कुछ, तो किताबों में अशुद्धियां कम मिलती है, टेक्स्ट में अशुद्धियां मिलने की संभावना होती है। लेकिन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान एक बेहतर शैक्षिक संस्था है, प्रतिष्ठित संस्था है, और इसके वेबसाइट पर यदि किसी किताब का है दिया हुआ तो वहां शुद्ध पाठ मिलते हैं। इसीलिए मूल पाठ, यहाँ सब मूल पाठ मिलेंगे, शुद्ध पाठ आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप वहां देख लीजिएगा। भारतीय विद्या है, संस्कृत डॉक्यूमेंट की चर्चा कर ही दिया था, संस्कृत ई बुक्स है। इसके अतिरिक्त मैं मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर भी आपका ध्यान दिलाऊंगा। संस्कृत में जितनी किताबें प्रिंट में हैं, लगभग किताबें मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में भी हमारी लाइब्रेरी में सुरक्षित है। तो ई बुक जब हम कहते हैं तो जब संस्कृत के छात्रों को ई मैन्युस्क्रिप्ट भी समझना चाहिए। अब मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के पास भी 6000-7000 मैन्युस्क्रिप्ट हैं, और डिजिटाइज किया जा रहा है स्कैनिंग करके। थोड़े दिनों के बाद अपने साइट पर उसको पोस्ट कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग कुछ पन्ने उसके देख और सुन सकें। उसका कैटलॉग तो पहले से ही प्रकाशित है। तो यहाँ पर वेद वेदांत से संबंधित और सारे जो है मैन्युस्क्रिप्ट का है, यहाँ से आप जा सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट डाउनलोड करने की सुविधा कहीं पर नहीं है, उसका केवल कैटलॉग मिलेगा, क्योंकि उसकी दूसरी प्रति नहीं होती है, और इसीलिए लोग उसको जल्दी ओपन सोर्स में नहीं डालते हैं। हाँ, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे, आप यदि आर्काइव पर जाएंगे तो वहाँ कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे। कुछ लोगों के घरों में या इधर उधर से मिल गया, उसको लोग डाल दिए। यह है namami.gov.in, यहाँ पर भी आपको कुछ किताबें मिलती है। ये उस्मानिया विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग का है, संस्कृत कॉर्पस करके है। तो कॉर्पस के बारे में आप लोग बाद में जानिएगा। ये भारतीय पांडुलिपियां हैं, पांडुलिपि के ऊपर में यहाँ पर आपको पांडुलिपि मिशन का है। तो ये भी साइट उसका है, आप लोग देख लीजिए।
लीजिएगा। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे व्याख्यान भी मिलते हैं, तत्वबोध श्रृंखला से लेकर के सब कुछ इसके लिए उपयोगी है। यह गवर्नमेंट संस्था है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का साइट है। और यहाँ से जो पुस्तकें प्रकाशित है उसकी भी सूची यहाँ पर है। इसके बाद कॉर्पस में जाएंगे, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ये बात तो हो गई बुक के ऊपर में। अब आते हैं रिसर्च जर्नल पर। मेरे पास आए दिन फोन आते रहता है कि यूजीसी केयर लिस्ट में ई रिसर्च जर्नल या रिसर्च जर्नल कौन कौन है मुझे बता दीजिए। पूछते हैं कि यूजीसी के केयर लिस्ट में किस किस रिसर्च जर्नल का नाम आया है, कहाँ हम अपना शोध लेख प्रकाशित करें जहां पर एपीआई मुझे मिल जाए जिसमें प्रकाशित। तो चलिए, वो एपीआई के लिए जो लोग लिखते हैं वो तो ठीक है, लिखना चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि संस्कृत की कम से कम 500 पत्रिकाएं निकलती हैं, दैनिक समाचार पत्र से लेकर के, और पाक्षिक, साप्ताहिक, मासिक, ये सब निकलते हैं, वहां लिखना चाहिए, लिखते अभ्यास करते रहना चाहिए। कुछ ई रिसर्च जर्नल, क्योंकि कोर्स में ई रिसर्च जर्नल का नाम लिखा हुआ है तो उसके बारे में परिचय करा देता हूँ। लास्ट में मैं अपने ब्लॉग का दिया है, वहां पर आप यदि क्लिक करेंगे तो बहुत ढेर सारी पत्रिकाओं के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि मैं संस्कृत सर्जना पत्रिका, ई पत्रिका शुरू किया था और सबसे पहली ई पत्रिका वो थी, तो पत्रकारिता के क्षेत्र से सुपरिचित। प्राची प्रज्ञा पत्रिका है, कहिए तो मैं दिखा दूं, ये 1 मिनट देख लीजिए। जाह्नवी, प्रथम कीर्ति, ये सारी पत्रिकाएं हैं, ई पत्रिका है। कुछ पत्रिकाएं पीडीएफ फॉर्मेट में है और कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट भी उपलब्ध कराता है। आप यदि इसके आर्काइव में जाएंगे पुराने अंक भी देख सकते हैं। तो ये प्राची प्रज्ञा का होम पेज है। संपादक मंडलों की सूचना है। मोर में जाते हैं तो और भी सूचना यहाँ से हमें मिल जाती है। चलिए, अब इस पर आप लोग लिंक खोल खोल करके देखिएगा। कल मैंने बता दिया था ना वेब ब्राउजिंग, तो उसको आप खोल खोल के देखिएगा। आगे चलते हैं। जाह्नवी, स्क्रीन दिख रहा है आपको? हरिओम मिश्र जी, जी सर दिख रहा है। दिख रहा है? ये लिखा है करंट इशू, यहाँ लिखा है आर्काइव, पुराने अंक देख सकते हैं, करंट इशू। करंट इशू में हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें ये दिख जाता है। क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ई टेक्स्ट में यहाँ ऊपर में आ रहा है, और फिर यहाँ पर ये एक लिंक दे रहे हैं कि उस लिंक पर जाने पर आपको ये जाह्नवी संस्कृत ई जर्नल दिख जाएगा। ये यहाँ से अपना खोज खोज के देखिएगा आप सब लोग, मिलते रहेगा, लिंक मैं दे रहा हूँ। इसके आगे चलते हैं। रत्न कीर्ति है, अनंता इंटरनेशनल जर्नल है, किरणावली है, संस्कृत विमर्श है, सदाशिवम है। ये सभी के सभी क्या है? ई जर्नल है। जैसे किरणावली पर आया, ये देखिए आ गया, और ये इंग्लिश में है। एडिटर के नाम लिखे हैं बाईं ओर।
एडिटोरियल बोर्ड के नाम है। ये सब आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं इस पत्रिका के बारे में। तो ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। मेरे ब्लॉग पर भी पत्रिकाओं की सूची है और उसमें जो प्रिंट में पत्रिका है उसकी सूची है और जो ई पत्रिका है उसकी सूची, दोनों सूची अलग अलग है। वहां पर संस्कृत पत्रिकाओं के नाम और पता नाम से है। यह बहुत ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखों में से एक है। आपको पता होगा कि सबसे पहले काशी विद्या सुधा निधि नाम से, जिसका नाम द पंडित था, सबसे पहला इशू प्रकाशित हुआ था 1866 के जून, 1 जून को संस्कृत में पत्रिका आई थी। ई जर्नल के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए पत्रिका के इतिहास को थोड़ा जानना जरूरी है। और हम लोग 1 जून को संस्कृत पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। तो शुरू में यहाँ इतिहास दिया और कुछ अंक दिया। ये सारे अंक मेरे पास है। अरे नहीं, ऊपर से आ रहा पानी यार। मानाराम जी, ये यहाँ पर पत्रिकाओं के नाम दिए हुए हैं। दैनिक जितने हैं, प्रभातम, सृजनवाणी, आनिक, वार्ता पत्रम, गांडीवम, संस्कृत भवितव्यम, ये सब पत्रिकाओं के नाम यहाँ पर दिए। और आपको सर सर्वप्रथम कौन सी पत्रिका है जिसका नाम एक बार बोल दीजिए। कुछ पूछ रहे हैं कोई? जी अर्चना श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं। क्या? सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक आई थी? हाँ, आपको पीडीएफ दूंगा, उस पर लिंक है। जैसे अजस्रा है, ये लखनऊ से प्रकाशित होती है, ये भी केयर लिस्ट में है। अजस्रा पत्रिका ई पत्रिका है, समीक्षित शोध पत्रिका है। अजस्रा के पुराने अंक भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और नए अंक भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लेटेस्ट इशू है, यहाँ करेंगे तो आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएगा। ये देखिए खुल रहा है। ऐसे ही आरण्यकम भी है, जिसके बहुत सारी पत्रिकाएं ऐसी हैं, उसके लिंक पर लगे हुए हैं, क्लिक करेंगे तो खुलता चला जाएगा। ये अजस्रा पत्रिका है। ये दिख रहा है ठीक से या बड़ा कर दूं स्क्रीन? जी हाँ, अब दिखा ठीक से? अब ये अजस्रा पत्रिका देखिए, है, यहाँ से पढ़ सकते हैं आसानी से। यस सर। पढ़ सकते हैं ना? तो ई पत्रिका आप घर बैठे पढ़िए, फ्री में पढ़िए। हालांकि फ्री का मैं नहीं कहता हूँ, एक पत्रिका के प्रिंट में कम से कम 50,000 खर्च आता है। लेखक के मानदेय की बात तो छोड़ दीजिए, वो लगाएंगे तो लाखों रुपए खर्च होता है। और इतना श्रम करने के बाद, और ये सब संग्रहणीय होते हैं, ये सभी लेख। संस्कृत में एक बहुत बड़ी अभी भी कमी है। हमने उस चीज को सोचा था कि शायद कभी अपने जीवन काल में कर लूंगा, और आप लोग यहाँ जुड़े हैं तो आप लोगों से एक अनुरोध है। मेरी इच्छा ये है कि जितनी ये संस्कृत की पत्रिकाएं हैं ना, इसमें विभिन्न विषयों के लेख छपते हैं और लेखकों के लेख। अभी हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं आया, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनी कि हम उसमें कहें कि व्याकरण से संबंधित लेख इस पत्रिका के इस अंक के इस पेज पर हुआ, इस राइटर ने लिखा उस लेख को और उसकी भाषा ये थी। तो ऐसा यदि हम एक बना दें, डाटाबेस तैयार कर दें, तो बहुत बड़ा काम हो जाए रिसर्चर के लिए। रिसर्चर जब भी चलेंगे तो वो सीधे चले जाएंगे साइट पर जाकर के और व्याकरण से संबंधित, साहित्य से संबंधित सामग्री खोजेंगे
और वहाँ सारे उससे संबंधित जितनी सामग्रियां होंगी, काव्य शास्त्र के जितने होंगे, वो सब उसको वहीं से दिखने लगेगा। ये आरण्यकम का मैं खोला, तो अर्धवार्षिक शोध पत्रिका है। तो ये सभी लिस्ट हैं, हमारे ब्लॉग पर पड़ा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। अब आते हैं, ई पत्रिका की सूची अलग से बना करके रखी है यहाँ पर। संस्कृत सर्जना, संप्रति वार्ता, सप्तगिरी, सुधर्मा, प्राची प्रज्ञा, जाह्नवी, प्रत्न कीर्ति, मैथिल प्रसंग है, अनंता है, संस्कृत समाचार है, विश्वस्य वृत्तांतम है, संस्कृत वार्ता है। विश्वस्य वृत्तांतम किसी ने अभी तक सुना या नहीं सुना? ये सुना है। हाँ, सुना है। और संस्कृत वार्ता? सुना है। संस्कृत वार्ता भी सुना है। हाँ, ये संस्कृत वार्ता मैंने देखी है सर। संस्कृत वार्ता कौन, डीडी पर? नहीं नहीं नहीं, पत्रिका के रूप में। पत्रिका के रूप में, जो लिंक जी, मैं जी। खोल रहा हूँ, यहाँ देखिए हार्ड कॉपी। संस्कृत सीखने का भी दिया। जी। तो ये सभी पत्रिकाओं के लिंक पड़े हुए हैं, आप लोग ई पत्रिका देख सकते हैं। जैसे अद्यतन वार्ता, ये तो मैं ही केवल सुन पाऊंगा, आप नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि सिस्टम से ये किया हुआ हूँ। दूसरे सिस्टम से करता तो सुना देता, आप लोग सुनिएगा। ये डीडी का यहाँ पर उठा करके दिया हुआ है। भाषा सीखने के लिए संस्कृत में समाचार सुनना, संस्कृत की पत्रिकाओं को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारी भाषा संस्कृत में इसीलिए कमजोर है कि हम जो ये ई रिसोर्सेज हैं, इसका भरपूर उपयोग नहीं करते हैं, तो संस्कृत को ठीक से नहीं जान पाते हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। और जो कुछ विषय बचा रह गया है, एक और है ई लाइब्रेरी, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान से लेकर के और तमाम लाइब्रेरीज हैं। आपके विश्वविद्यालय की भी लाइब्रेरी होगी, उसका भी डाटाबेस होगा, उसमें भी जाइएगा, किताबों की सूची मिलेगी। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। कई राष्ट्रीय पुस्तकालय हैं, कई पुस्तकालय संघ होते हैं कि कई पुस्तकालय मिल करके, और फिर एक साइट पर उसकी सूचना होती है। विदेशों में खास करके है, अभी इसकी कमी है, संस्कृत लाइब्रेरी आपस में संबद्ध नहीं हुआ, वहाँ डाटाबेस को हम कहीं एक जगह नहीं कर पाए हैं, ताकि बच्चा घर बैठे देख सके कि किस लाइब्रेरी में कौन किताब अवेलेबल है। तो ये काम अभी तक नहीं हुआ है, अभी डाटाबेस भी नहीं तैयार हुआ है, जितनी पुरानी लाइब्रेरीज हैं। इस संबंध में कुछ व्यक्तिगत रूप से करने वाले लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और उसके लिए ई गंगोत्री करके एक साइट है, वो भी साइट में दे दूंगा, आप लोग से हम लोगों से जुड़े रहिएगा। तो ई गंगोत्री ने अपने साइट पर बहुत सारे डेटाबेस डाले हैं किताबों के, स्कैन करके किताबों के, तो वो सब वो करते रहते हैं, तो उनके यहाँ भी बहुत आपको सामग्री मिल जाती है। सर जो इसकी परीक्षा होगी वो किस दिनांक को होगी? अब चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आगे की कक्षा के बारे में और इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करेंगे। चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी। गुरुजी प्रणाम। और कार्यशाला, उसमें भी आपका व्याख्यान, आपका मार्गदर्शन